नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं उमंग भाग 1 कक्षा 9वीं का 6वां पाठ दो बैलों की कथा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें कवि का परिचय दिया है, लेखक का परिचय दिया गया है। हम लोग रीड करेंगे। प्रेमचंद प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस में लमही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कार्यकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय है। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य की नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव व मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलतापूर्वक किया है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका लेखक का परिचय। नीचे में हम देखेंगे प्रस्तावना प्रसंग। आता है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, वो बाग की बहारें, वो सबका चहचहाना। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है आता तो है याद मुझको गुजरा हुआ ज़माना, मीन्स मुझे वो बीता हुआ समय याद आता है, वो बाग की बहारें याद आती है, वो सबका चहचहाना चिल्लाना याद आता है। क्या बदनसीब हूँ मैं, मीन्स मैं कितना बदनसीब हूँ कि घर को तरस रहा हूँ। साथी तो है वतन में, मेरे जो साथी है वो तो वतन में है और मैं यहाँ पर कैद में पड़ा हूँ। उसके बाद यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए बच्चों, जिसके आंसर्स हम लोग देख सकेंगे। क्या लिख सकते हैं? पक्षी क्या सोच रहा है? पक्षी स्वच्छंद रूप से आसमान में उड़ना चाहता है, खुली हवा में चहचहाना चाहता है। पक्षी स्वयं को बदनसीब क्यों मान रहा है? वह अपनी स्वतंत्रता को खोकर दूसरों के कैद में रहने के कारण अपने को बदनसीब मान रहा है। पालतू एवं स्वतंत्र जानवरों में कौन अधिक सुरक्षित है, क्यों? गाय, बैल और कुत्ता आदि पालतू जानवरों को समय पर खाने पीने की चीज़ें मिलने पर भी ये सुरक्षित नहीं है। इनको स्वतंत्रता की कमी है, लेकिन स्वतंत्र जानवर आराम से इच्छा के अनुसार रह सकते हैं। पालतू जानवरों को एक जगह बांध कर रखते हैं, लेकिन स्वतंत्र जानवर अपने साथियों के साथ इधर उधर घूम सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपको जो चित्र दिया गया है वो चित्र में आपको दिख रहा है कि एक पिंजरा है, पिंजरे में से पक्षी बाहर उड़ रहे हैं। तो यहाँ इस पर से ही आप सोच सकते हैं कि इस कविता में क्या दिया गया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 35 पर देखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए पेज नंबर 35 पर हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। ध्यान से इस चित्र को देखिए, नीचे क्या लिखा है हम लोग रीड करेंगे। तो मैं जूम कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय तो अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कहा गया है, लेखक यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हमें किसी को बेवकूफ़ कहना है, मीन्स अव्वल दर्जे का सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ कहना है, तो हम उसे गधे की उपाधि देते हैं, है ना। हम उसे कहते हैं कि तू गधा है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पर हम यानी हम ये नहीं सोचते कि सच में गधा इतना बेवकूफ़ है या ये उसकी सहिष्णुता है या सीधापन है, हम लोग ये सब नहीं सोचते, मगर हम उसे बेवकूफ़ कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया है कि गाय जो होती है वे क्या करती है, गाय सींग मारती है। ब्याही हुई गाय अनायास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। जो गाय देती रहती है, हम उन्हें देखते हैं तो अगर वो हमें मारने को दौड़ती है तो हम सोचते हैं कि सिंहनी है ना। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। जो कुत्ता है, कुत्ता भी यहाँ पर कहा गया कि बहुत ही गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, मगर कुत्ते को भी कभी कभी क्या होता है, गुस्सा आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना, मगर हमने कभी नहीं गधे को क्रोध करते में से गुस्सा करते सुना, या नहीं तो देखा भी नहीं। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देती। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि गधे को चाहे जितना मारो, जितना पीटो, चाहे सड़ी हुई घास भी खाने को दो, मगर उसके चेहरे पर एक भी झलक यानी असंतोष नहीं दिखता, मीन्स वो निराश नहीं दिखता। वैशाख में चाहे एकाध बाल कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा, मगर हमने उसे कभी भी खुश होते हुए नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। में से कभी भी हम लोग गधे को बदलते हुए नहीं देखते, जैसा वो हमेशा रहता है वैसे ही वो हर एक स्थिति में रहता है। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। मगर इंसान क्या सोचता है, गधे को बेवकूफ़ ही सोचता है। भले उसमें ऋषि मुनियों के सारे गुण हैं, शांतता है ना, वो कभी किसी को कुछ कहता नहीं या किसी को दुर्व्यवहार नहीं करता, किसी को मारता नहीं, फिर भी हम लोग उसे क्या कहते हैं, गधा कहते हैं, बेवकूफ़ कहते हैं। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा, यानी इतने अच्छे गुणों का कहीं पर भी हमने यानी रिस्पेक्ट नहीं होते हुए देखा, मीन्स डिसरिस्पेक्ट हमने कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, बेचारे शराब नहीं पीते, है ना। यहाँ पर कहा है भारतवासियों को अफ्रीका में क्यों नहीं घुसने देते, उनकी कितनी बुरी दुर्दशा हो रही है, बुरी हालत हो रही है। बेचारे एक तो शराब भी नहीं पीते हैं, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, मीन्स बुरे समय के लिए 4 पैसे वो बचा कर रखते हैं। जी तोड़कर काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, किसी की भी बातें सुन लेते हैं और अपना काम चुपचाप करते हैं। फिर भी बदनाम है, फिर भी क्या है, वो लोग बदनाम हैं। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। कहा जाता है कि वो जीवन के आदर्श को क्या करते हैं, नीचा करते हैं। भारतवासियों के बारे में अफ्रीका में ऐसा बोला जाता है, यहाँ पर बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 36 पर देखेंगे। है अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते।
यहाँ पर कहा गया है अगर वो भी शायद ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद वो भी वहाँ पर सभ्य कहलाते। जापान की मिसाल सामने है। जापान की मिसाल क्या है? सामने है। एक ही विजय में उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। मीन्स उनकी एक ही विजय ने उन्हें संसार में सभी जातियों में क्या हो गया है? गण्य बना दिया, मीन्स गिना जा रहा है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वह है बैल। उन्होंने कहा है गधे का एक छोटा भाई भी है जिसे गधे से थोड़ा कम गिना जाता है, उसे कहते हैं हम लोग बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। कुछ लोग कहते हैं कि गधे का भाई भी है जिसे हम लोग कहते हैं बैल, है ना। और बैल क्या करता है? कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल भी बन जाता है। वो अलग अलग प्रकार से अपना असंतोष यानी प्रकट करता है। सॉरी। तो गधे से नीचे यानी किसे माना जाता है? बैल को माना जाता है। मीन्स गधे से थोड़ा कम बेवकूफ़ यहाँ पर बैल को माना जाता है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, दिल में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे। यहाँ पर क्या कहा गया है? छुरी काची के 2 बैल थे। कितने बैल थे? 2 बैल थे। और वो बैल कैसे थे? पालतू बैल थे। वो बैल कैसे थे? पालतू बैल थे और देखने में बहुत ही सुंदर और चौकस, मीन्स हमेशा तैनात रहते। दिल में ऊंचे थे, मीन्स दिखने में ऊंचे थे। बहुत दिनों साथ रहते रहते उनमें क्या हो गया? भाईचारा हो गया, मीन्स वो एक दूसरे को समझने लगे। दोनों आमने सामने ही बैठते थे और एक दूसरे से यानी बिना बात करे ही वो एक दूसरे से विचार विमर्श कर सकते, मीन्स एक दूसरे से बात करते थे बिना यानी मुँह खोले ही। मुख स्वभाव में वो एक दूसरे की बातें समझ जाते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते, यानी किसी को भी नहीं समझ में आता था कि वो दोनों एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी पक्का उन लोगों में कुछ ऐसी शक्ति जो मनुष्य को नहीं मालूम, ठीक है, कि उन लोगों में भी ये शक्ति है जिससे वो लोग एक दूसरे की बातें समझ सकते हैं या तो सुन सकते हैं। ये शक्ति मनुष्य को नहीं मालूम। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। ये दोनों क्या करते थे? एक दूसरे को चाटते थे और एक दूसरे को सूंघते थे और अपना प्रेम एक दूसरे के लिए प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सिंग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। कभी कभी वो दोनों क्या करते थे? एक दूसरे से सिंग भी मिला करते थे, तो झगड़ने के इससे नहीं, तो सिर्फ तो यानी खेलने के लिए। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल धप्पा होने लगता है। जैसे यानी उन्होंने कहा है यहाँ पर बैलों की यानी उनकी मित्रता बताई गई कि दोनों एक दूसरे के कितने अच्छे दोस्त थे, है ना। दोनों एक दूसरे को बहुत यानी ये करते थे, एक दूसरे की बातें समझते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाटकर अपनी थकान मिटा लिया करते। नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। यानी यहाँ पर उनकी मित्रता के बारे में बताया गया है कि वो लोग यानी कैसे रहते थे। ये दोनों यानी दिन भर मेहनत करते थे,
साथ में मेहनत करते थे, और जब उनके यानी पीठ पर कुछ बोझा रखा जाता तो दोनों यानी एक दूसरे से लड़ते कि मेरे ऊपर ज़्यादा चाहिए, ठीक है। उसी के साथ वो लोग दिन भर मेहनत करते और जब शाम को थक भाग कर आते तो एक दूसरे को चाटते, एक दूसरे की थकान मिटाते। और साथ में जब नांद में यानी भूसा डाला जाता तो दोनों मिलकर खाते। अगर एक ने यानी अपना मुंह बाहर निकाल दिया तो दूसरा भी अपना मुंह बाहर निकाल देता। यानी दोनों की दोस्ती बहुत ही यानी घनिष्ठ थी। संयोग की बात, जूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। एक बार क्या हुआ कि झूरी जो था बैलों का मालिक, उसने उन्हें ससुराल भेज दिया, गोई को ससुराल भेज दिया। अब जब वहाँ पर उसे भेज दिया तो बैलों को नहीं पता था कि उन्हें कहाँ भेजा जा रहा है। समझे मालिक ने हमें भेज दिया, उन्हें लगा कि शायद उनके मालिक ने उसे भेज दिया। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। उन्हें अच्छा लगा या बुरा लगा, उनके बेचना यानी किसी को भी समझ में नहीं आया। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया, मगर उनका जो साला था, झूरी का जो साला था, उसे दोनों को घर तक लेके जाने के लिए है बहुत यानी परेशानी हुई, बहुत यानी उसे कष्ट हुए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। पगहिया पकड़कर पगहिया मीन से रस्सी पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। क्या होता था, जब वो पीछे से हकालता तो दोनों दाएं बाएं भागते थे, रास्ते पर इधर उधर भागते थे। जब आगे से करता था दोनों पीछे रस्सी खींचते थे। यानी उन्होंने उसे बहुत सताया। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर वो उसे मारता तो क्या करते थे, दोनों बैल अपना सर नीचे कर कर हुंकारते थे, मीन्स गुस्सा दिखाते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो। यहाँ पर कहा है, लेखक कह रहे हैं कि अगर भगवान ने उनको अगर बात करने की शक्ति दी रहती तो वो पक्का बोलते थे झूरी से कि तुम हमको क्यों, हम जैसे गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उन्होंने कहा, यहाँ पर बैल की यानी आत्मकथा बताई गई है कि बैल कहेंगे कि हमने तो तुम्हारी यानी काम करने के लिए, तुम्हारे यानी तुम्हारे पे मेहनत करने के लिए, तुम्हारी सेवा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम करा लेते। अगर ज़्यादा सेवा करनी थी तो हमें बता देते, हम और ज़्यादा सेवा करते। हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था, हमें तो यानी तुम्हारी सेवा करते करते मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, हमने कभी भी खाने पीने की कोई शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, तुमने जो भी हमें दिया था हमने सर झुकाकर खा लिया। कभी कोई चीज़ के लिए हमने तुम्हें रोका नहीं या कुछ कहा नहीं। फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। तो यहाँ पर बैलों की आत्मकथा बताई गई कि बैल अगर बोल सकते तो ये सब झूरी को बोलते। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यहाँ नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। क्या हुआ फिर, दूसरे यानी संध्या होगी और दोनों अपने नए ठिकाने पर पहुंचे। वहाँ पर नाद में भूसा लगाया गया, मगर उन्होंने वो भूसे की तरफ देखा तक नहीं, उन्होंने अपना मुंह उसमें नहीं डाला। और वो बहुत उदास थे क्योंकि उनको पुराना घर छोड़ना पड़ा और यहाँ पर सब कुछ क्या था, नया था, नया गाँव थे, नया लोग थे, तो उन्हें यहाँ पर बहुत अलग लग रहा था। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 37 पर देखेंगे। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में उस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब सब लोग यानी सो गए, थोड़ा अंधेरा हो गया, तो दोनों बैलों ने क्या किया, रस्सी को जोर लगाया और रस्सी तोड़ डाली। उस रस्सी को देखकर ऐसा नहीं लगता था कि कोई भी यानी बैल उसे तोड़ सकेंगे, मगर दोनों में मानो बहुत शक्ति आ गई थी, दुगनी शक्ति आ गई थी और उन्होंने एक एक झटके में वो
रस्सी तोड़ दी और अपने घर की तरफ भागे। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। ठीक है बच्चों, जब झूरी सवेरे उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल उसके सामने खड़े हैं और दोनों के गले में क्या है, आधी टूटी हुई रस्सी है और उनके घुटने और पांव पूरे कीचड़ से लदे हुए हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में मीन्स थोड़ा गुस्से से भरा, गुस्सा भी और प्रेम भी उनसे दिख रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी ने क्या किया, उन दोनों को गले लगा लिया, उनको चुंबन किया, उनको बहुत यानी प्यार किया। और ये जो देखने लायक था दृश्य, ये बहुत ही यानी अलग था, देखने लायक था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया दोनों पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। गांव के बच्चे सब जमा हुए और उन्होंने उनका बहुत यानी जय जयकार किया कि अरे इतने अच्छे बैल है, देखो कैसा वो अपने यानी मालिक के पास भाग कर आ गए। सबने इस घटना को बहुत ही महत्वपूर्ण बना दिया और सबने, किसी ने उन्हें गुड़ ला के दिया, किसी ने चोकोर ला के दिए, है ना, और किसी ने भूसी। इस प्रकार उनका उन्होंने स्वागत किया, अभिनंदन किया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। क्या हुआ यहाँ पर, एक बच्चे ने कहा कि देखो ये बैल कितने दूर से आए हैं, है ना, और दूसरे ने कहा ऐसे बैल तो किसी के पास भी नहीं होंगे। तीसरे ने बोला, अरे ये बैल नहीं है, पहले के जन्म के कोई आदमी लोग हैं। और किसी ने भी इसको फिर से प्रत्युत्तर नहीं दिया, किसी का भी आंसर नहीं हुआ, किसी का भी यानी हिम्मत नहीं हुई कि इसको प्रत्युत्तर दे। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। मीन्स उसके वाइफ को क्या हुआ, थोड़ा गुस्सा आ गया। बोली, कैसे नमक हराम बैल है कि एक ही दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी की जो पत्नी थी उसे क्या हो गया, गुस्सा आ गया कि देखो कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन भी वहाँ पर काम नहीं किया और भाग आ गए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। मीन्स ये जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था उसके वाइफ ने, वो सुन नहीं सका। नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। झूरी ने कहा, मेरे बैलों को मत बोलो कि वो नमक हराम है, शायद वहाँ पर उन्हें चारा दाना नहीं मिला होगा इसलिए वो भाग कर आए। स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। उसके पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, सिर्फ तुम ही एक हो जो बैलों को खाना खिलाते हो, बाकी सब तो सिर्फ पानी ही देते हैं बैलों को, कोई भी खाना नहीं देता। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। झूरी ने उसे चिढ़ाया और कहा कि अगर उनको चारा मिलता तो वो भला क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, उसकी जो पत्नी थी वो गुस्से में आ गई। उसने कहा, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं। उसने कहा, वो भागे इसलिए कि तुम जैसे बुद्धू हो ना, बैलों को सिलाते हो, प्यार करते हो, वैसे वो लोग नहीं करते। जितना खाना देते हैं उतना ही काम भी कराते हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले, और तुम्हारे बैल क्या है, कामचोर है, इसलिए वो भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है। उसने कहा, देखती हूँ अभी कहाँ से इनको इतना अच्छा खाना मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। मैं क्या दूंगी, ओनली सूखा भूसा दूंगी, उसके सिवा मैं कुछ भी नहीं दूंगी। फिर इन्हें खाना है तो खाए या तो मर जाए। वही हुआ। मजदूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नान में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकते लगे।
क्या हुआ, मजदूर को यानी जो सख्त बताया गया था कि उन्हें सिर्फ सूखा भूसा दिया जाए, और मजदूर भी क्या कर रहा है, सिर्फ उन्हें सूखा भूसा खिलाता है। बेचारे दोनों बैल रास्ता देखते हैं कि शायद उनका मालिक यानी उनके लिए कुछ खाने के लिए लाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 38 पर देखेंगे। जूरी ने मजदूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। जूरी ने अपने जो नौकर था उससे कहा, थोड़ा सा ये डाल दो, खली डाल दो। तो उसने आंसर दिया, मालकिन मुझे मार ही डालेंगे। चुरा कर डाला। तो उसने कहा, थोड़ा छुपा कर डाल दो। तो जो नौकर था उसने कहा, न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं किसी कहोगे, जैसे उन्हें पता चला तो आप भी उनकी साइड लोगे और मुझे ही बुरा करोगे। दूसरे दिन क्या हुआ हम देखेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। पहली बार वो तो उन्हें पैदल यानी लेके गया था, मगर दूसरी बार जब वो आया वो तो उसने उन्हें गाड़ी में डाला। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। मोती ने क्या किया, 2-4 बार मीन्स कोशिश की कि गाड़ी को वो गिरा दे सड़क के साइड में, खाई में, पर हीरा जो था उसने संभाल लिया। वह क्या था, बहुत ही ज़्यादा सहनशील था। मीन्स उसमें क्या था, सहनशीलता थी, पेशेंस था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों की खली चुनी, सब कुछ दी। उसने क्या किया, बैलों को शाम के समय यानी वो लोग घर पहुंच गए, उसने क्या किया, बैलों को मोटी रस्सी से बांधा और कल किए हुए गलती की उन्हें अच्छी सज़ा दी और उन्हें फिर से सूखा हुआ भूसा डाल दिया। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी उन्हें फूल की छटी से भी न छूता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो ही है। उस पर मिला सूखा भूसा। झूरी कभी भी उन बैलों को मारता नहीं था, कभी यानी छूता भी नहीं था इतना बुरी तरीके से। तो यहाँ पर तो उन्हें मार मिली थी, तो इनका आत्मसम्मान को क्या मिला था, ठेस लगी थी, उन्हें बहुत बुरा लगा था। और उन्हें खाने के लिए भी क्या दिया, सूखा भूसा दिया। नान की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। उन्होंने कहा कि ये जो उनका साला था, झूरी का साला था, उसने उनको जोतने के लिए बाहर निकाला, मगर दोनों ने जैसा ठान लिया था कि वो लोग कोई भी काम नहीं करेंगे, और वो लोग टस से मस भी नहीं हुए। वो लोग मार मार कर थक गए, मगर इन लोग जगह से हिले भी नहीं। ठीक है, फिर उसने क्या किया, हीरा की नाक पर डंडे से बहुत मारा तो मोती को गुस्सा आ गया और मोती ने क्या किया, वहाँ से भाग गया। हल जो जोत रहे थे, हल वो सभी क्या हो गया, सब टूट फूट हो गया, और दोनों के गले में मोटी रस्सियाँ थी, इसलिए वो पकड़ में यानी पकड़ाई में आगे, वरना हल्की रस्सी होती तो उनके पकड़ने में भी नहीं आते थे। हीरा ने मुख भाषा में कहा, मीन्स हीरा ने अपनी भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। उसने कहा, यहाँ से भागना व्यर्थ है। किसने कहा, हीरा ने कहा। किससे, मोती से। तो मोती ने कहा, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, इसने मुझे ये सब करना पड़ा, अब तो बहुत ही मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। उसने कहा, पढ़ने दो, अभी मार पड़ेंगे तो क्या करते, बैल का जन्म मिला है तो मार तो सहनी पड़ेगी। गया 2 आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियाँ है। मोती बोला, कहो तो दिखा दूँ कुछ मज़ा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी 1-2
को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। उसने कहा, मोती ने कहा, क्या कहते हो, मैं खड़े हो जाऊँ, अगर वो मुझे एक दो मारेगा तो मैं भी उसे एक दो मार ही दूंगा। तो हीरा ने उसे समझाया, नहीं, अपनी जाति का यह धर्म नहीं है कि उन्हें उल्टा मारा जाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 39 देखेंगे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़कर ले चला। क्या हुआ, मोती वहीं पर खड़ा रह गया और फिर गया आया, दोनों को पकड़कर लेकर वापस चले गया। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। एक बात अच्छी हुई कि उसने उसे अभी मारपीट नहीं की, वरना मोती भी उसे मार देता था। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। गया और उसके साथी यानी बैलों को देखकर समझ गए कि अभी मारपीट करना अच्छी बात नहीं है, अभी ये सब ख़त्म कर देना ही अच्छा है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। सब लोग अपना अपना भोजन कर रहे थे और हमें सूखा भूसा डाला गया था, ऐसे यानी बैल सोच रहे हैं। और फिर उसमें से एक छोटी सी लड़की आई और उसके हाथ में 2 रोटियां थी। उसने बैलों को 2 रोटियां खिलाई और वहाँ से चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, यानी एक रोटी से तो इनकी भूख शांत नहीं होने वाली थी, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया है। मगर दोनों के मन में थोड़ा सा प्रेम जग गया है, उनको मन यानी भोजन हो गया है। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है, मीन्स उन्होंने सोचा यहाँ पर कोई भले लोग रहते हैं। लड़की भैरों की थी। लड़की किसकी थी, भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतीली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। लड़की भैरों की थी और उसकी माँ मर गई थी और उसकी जो सौतीली माँ थी उसे मारते रहती थी, इसलिए उसे इन बैलों से थोड़ा प्रेम स्वभाव हो गया था। दोनों दिन भर जोतते जाते, डंडे खाते उठते। दोनों को हमेशा वहाँ पर डंडे ही मिलते थे, उठते बैठते खाते। शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटियां खिला जाती। दिन भर लोग उन्हें मारते, काम कराते और वही शाम को वहाँ पर बांधे जाते और वो लड़की आती और दोनों को रोटियां खिलाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। उस प्रेम से उन लोगों यानी भूख मिट जाती थी और वो फिर भी क्या होते थे, दुर्बल नहीं होते थे, मीन्स वो वीक नहीं पड़ते थे, क्योंकि वो लड़की का प्रेम उन्हें बांधे रखता था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक हाथ को सींग पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। उसने कहा कि मेरा तो अभी यहाँ पर मन नहीं लग रहा है, मैं तो चाहता हूँ कि किसी को उठाकर फेंक दूँ। मगर उसने कहा, उठाकर फेंक दोगे तो क्या होगा, ये जो बच्ची है वो पहले ही अनाथ है, वो भी अनाथ हो जाएंगी जो अगर हम यहाँ के मालिक को मारेंगे तो मालकिन को ना फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सिंह चलाना मना है, यह भूले जाते हो। और फिर उसने कहा कि औरत जात को मारना मना है, क्या तुम ये भूल जा रहे हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है। पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटी या खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियाँ चबाने लगे। उन्होंने सोचा कि यहाँ से भाग दिया जाए, तो उन्होंने सोचा कि अरे रस्सी तो बहुत मोटी, तो उसने कहा क्यों ना हम रस्सी को चबाएं, जब लड़की रोटियां देकर जाती है तो हम लोग भाग जाएंगे। दोनों रस्सियाँ चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। दोनों ने बहुत कोशिश की रस्सी चबाने की, मगर उनसे वो नहीं टूटी। सहसा घर का द्वार खुला, हमेशा की तरह घर का द्वार खुला और वह लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों ने क्या किया, सर झुकाया और उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। दोनों की जो पूंछें थी वो क्या हो गई, खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाया और बोली,
खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनके नाकों में नाथ डाल दी जाए। उस लड़के ने कहा, मैं तुम्हारी रस्सी खोल देती हूँ, तुम चुपचाप से भाग जाओ। आज ही घर में बातें हो रही है कि तुम्हारे नाकों में नथनी यानी नाथ डाल दी जाए। उसने गराव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? उस बच्चे ने क्या किया, उनकी रस्सियाँ खोल दी और मोती ने अपनी भाषा में हीरा से पूछा कि क्या हो गया, अभी क्यों खड़े हो, अभी क्यों नहीं चल रहे हो। उसके बाद का जो आगे हुआ हम लोग पेज नंबर 40 पर देखेंगे। हीरा ने कहा, चले तो जाएंगे, मगर क्या होगा, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, है ना, लोग उसी को कहेंगे, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं, ओ दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। उसने कहा, दोनों की रस्सी खोल दी और दोनों वहाँ पर सोच ही रहे थे कि वो कह रहा था, अगर हम लोग भागे तो बेचारे इस बच्चे पर यानी अनाथ बच्चे पर लोग सब यानी संदेह करेंगे, शक करेंगे, इसे गुस्सा करेंगे। ये सब वो लोग सोच ही रहे थे। तब तक कि बच्चे चिल्लाए, अरे दादा भागो भागो, दोनों बैल भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, बोलकर वो चिल्लाए। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे गया ने पीछा किया। दोनों बैल क्या हो गए, भागने लगे। गया भी गड़बड़ में आया, हड़बड़ाहट में आया, उन्हें पकड़ने के लिए भागा। गया ने उनका पीछा किया और भी तेज हुए। बैल क्या हो गए, और भी तेजी से भागने लगे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। गया ने क्या किया, शोर मचा, फिर वापस आकर कुछ लोगों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ध्यान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए। दोनों बैल भागने के इसमें क्या हो गए, इतना यानी जोर से भागे कि वो रास्ता ही भूल गए। जो रास्ता सामने आया वो रास्ते पर वो भागने लगे और राह भटक गए। अभी भागते भागते वो एक खेत के पास रुके और फिर सोचने लगे कि अब क्या करेंगे। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वही उसे मार गिराना था। हीरा ने कहा, लगता है कि हम लोग क्या हो गए, राह भूल गए हैं। तुम भी बेतहाशा मीन्स तुम भी अच्छा जोर से भागे, तुम उसे मार कर गिरा सकते थे। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। यहाँ पर उसने कहा कि अगर वह अपना धर्म छोड़ते तो छोड़ने दो, मगर हम क्यों अपना धर्म छोड़े, हम क्यों उसे मार गिराए, लोग हमें क्या कहेंगे। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। दोनों को बहुत भूख लग रही थी। खेत में मटर खड़ी थी। खेत यानी वहाँ पर मटर के खेत थे। चरने लगे दोनों, वहाँ पर चरना शुरू कर दिया। रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। रह रह कर वो देखते थे कहीं कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया, दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। जब दोनों का पेट भर गया तब उन्होंने यानी जो आज़ादी होती, स्वतंत्रता क्या होती, ये देखा। तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। दोनों ने बहुत मस्ती की, मटर के खेत में से मटर खाए, फिर आज़ादी का अनुभव किया और एक दूसरे के साथ खेलने लगे, सींग मिलाने लगे। मस्ती मस्ती में उसे समझ में आया कि मोती को समझ में आया कि अभी लड़ाई हो रही है, तो उसने अब यानी हार मान ली और साइड से हट गया। तीसरे दृश्य में क्या हो रहा है हम देखेंगे। अरे यह क्या, कोई सांड डौंकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले। भागना कायरता है तो फिर यही मरो। बंदा तो 9 2 11 होता है
और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उसके बाद क्या हुआ, जब ये लोग बैठे थे तो उनको दिख रहा है कि आगे से एक सांड आ रहा है। सांड बहुत बड़ा है, हाथी के जैसे। तो इन लोगों ने सोचा अभी कैसा करेंगे, अभी तो हमारी जान मुश्किल में है। तो उसमें से एक यानी हीरा ने कहा चिंतित स्वर में, ये तो अपने घमंड में चूर है, ये तो हमारी विनती नहीं सुनेगा, क्यों ना भाग चले। तो उसके बाद उसने कहा नहीं नहीं, भागना तो कायरता है, तो फिर यही मरो। उसने कहा फिर यही मरो, मैं तो 9-2-11 हो रहा हूँ। और दोनों जोर से दौड़ने लगे। अब भागते भागते दोनों सोच रहे थे कि आगे क्या करेंगे। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 41 पर देखेंगे। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। उसने कहा कि उपाय तो बस यही है कि दोनों एक साथ हमला करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम में है पर दूसरा उपाय नहीं है। उसने कहा कि हम जब दोनों एक साथ वार करेंगे तभी कुछ हो सकता है, भाग जाएगा। जब वो मेरी तरफ वार करने आएगा तो तुम उसे पीछे से यानी उसके पेट में सींग घुसाओ। जब वो तुम्हारी तरफ आएगा तो मैं उसके पेट में सींग घुसाऊंगा, पक्का वो भाग जाएगा। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा था। यहाँ पर बताया गया कि सांड को भी बहुत सारे सांडों से मीन्स ग्रुप में लड़ने की उसको एक्सपीरियंस था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। जैसा ही वो सांड हीरा पर झपटा, मोती ने उसको पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा, और जैसे ही वो मोती की तरफ गया तो हीरा ने उसके ऊपर रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। सांड क्या चाहता था कि दोनों को एक एक करके गिरा दे, मगर ये दोनों भी कैसे थे, उस्ताद थे। उसे वह अवसर न देते थे, वो यानी मौका ही नहीं देते थे कि वो उन्हें गिरा सके। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्या हो गया, झल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए आगे बढ़ा, और वैसे ही क्या हो गया, मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिए। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। जैसे ही वो हीरा की तरफ यानी पलटा तो उसने आकर पीछे से भी सींग मार दिए। इस तरीके से दोनों ने अपनी जान बचा ली। जख्मी होकर भागा। ऐसे क्या हुआ, सांड जो था बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। क्या हुआ, दोनों ने उसे बहुत बहुत बुरी तरीके से मारा और वो सांड भाग गया। भागते समय दोनों ने उसका पीछा किया और वो थक कर गिर गया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। दोनों क्या हो गए, खुश हो गए कि अरे हम लोग जीत गए बोल के वो लोग विजय के नशे में मीन्स खुशी में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी चाहता था कि बच्चा को मार ही डालो। उसने कहा मोती ने कि मेरा मन तो कह रहा था उसे मार ही डालो। हीरा ने तिरस्कार किया, उसने यानी गुस्सा किया और कहा, गिरे हुए बैरी पर सींग न चलाना चाहिए। यानी जो गिरे होते हैं मीन्स ऐसा जख्मी लोग होते हैं उन पर नहीं करना चाहिए, हमें यानी वार नहीं करना चाहिए। यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। और उसने कहा कि ये सब झूठ बातें हैं, मारना है तो ऐसा मारना चाहिए दुश्मन को कि वो फिर से उठ ही ना सके। अब घर कैसे पहुँचेंगे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। उसने कहा मुझे भूख लग रही है, कुछ पहले खा ले तो उसके बाद में हम लोग सोच सकते हैं। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी तो ही 2-4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियाँ लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। सामने क्या हो गया, मटर था, मटर के खेत थे और हीरा क्या हो गया, मोती क्या हो गया, उसके अंदर घुस गया। हीरा उसको लाख मना करते रह गया कि मर जा, मगर उसने एक नहीं सुनी। और जब उसने 2-4 ग्रास खाई थे तो उतने में 2 आदमी आ गए लाठियाँ लेकर और उन आदमियों ने इन दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, थोड़ा दूर था तो वो भाग निकला, मगर मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर
कीचड़ में धंसने लगे। उसके जो पैर थे वो कीचड़ में घुसने लगे और उसका भाग पाना मुश्किल था। मगर जब हीरा ने देखा कि वो संकट में है मोती, तो हीरा वापस उनके पास चला गया और रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र गंजी होश में बंद कर दिए गए। दोनों को गंजी होश में बाद में फिर बंद कर दिया गया। उसके बाद हम देखेंगे आगे। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी न मिला। यानी पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ था कि पूरा दिन निकल गया मगर उनको खाने का एक दिन का भी नहीं मिला। समझ ही में ना आता था यह कैसा स्वामी है। मीन्स उसको समझ में नहीं आ रहा था कि कैसा मालिक है। इसे तो गया फिर भी अच्छा था। इसे तो यानी अच्छा गया था, एटलीस्ट वो यानी उन्हें भूसा तो भी देता था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा न था। यहाँ पर दूसरे भी प्राणी भी थे मगर उनके किसी के भी सामने क्या था, चारा नहीं था। सब ज़मीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। सभी जो जानवर थे वो क्या थे, ज़मीन पर मुर्दों के जैसे यानी मरे हुए जैसे पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे और कई जानवर तो ऐसे थे जो खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाते ताकते रहे। सारा दिन वो लोग यानी देखते रहे कि शायद कोई चारा लेकर आएगा, मगर एक भी जन चारा लेकर नहीं आया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की। तब उनको यानी भूख लगने लगी तो उन्होंने दीवार को जो नमकीन मिट्टी रहती है वो चाटनी शुरू कर दी। पर इससे उनको कहाँ तृप्ति मिलती, मीन्स इससे उनका कहाँ पेट भरता। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। जब रात में भी उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला तो हीरा के दिल में क्या हो गया, गुस्सा आ गया। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। और वो मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती, कुछ तो भी करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 42 पर देखेंगे। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाले। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। उसने कहा कि मोती ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझसे तो कुछ नहीं होता, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरी जान निकल रही है। तो हीरा ने कहा चलो हम लोग दीवार तोड़ डालेंगे, मगर उससे कहा नहीं, मुझसे तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि तुम हाँ इसी चीज़ पर अकड़ते थे, सब यानी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी। जो बाड़ा था उसकी दीवार कैसी थी, कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सिंग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांची हौस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा ने क्या किया, बार बार यानी उस दीवार को तोड़ने की कोशिश की और थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल दी। जब वो यह सब कर रहा था तभी क्या हो गया, चौकीदार आ गया जानवरों की हाजिरी लेने के लिए और उसने उसे देखा। हीरा का उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। चौकीदार ने क्या किया, हीरा को देखा कि ये ऐसा कर रहा है तो उसने एक बड़ी रस्सी दी और उसे बांध दी और उसे बहुत डंडे मारे। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? मोती ने उसे कहा, इतनी मार खाई मगर क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। उसने कहा, अपने में जो जोर था वो तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गया। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। उसने कहा, मेरी जितनी भी ताकत है मैं जोर लगाते ही रहूँगा जब तक मैं बाहर नहीं निकलता। वैसे भी ऐसा जीवन किस काम का, ऐसे बंधन में तो रहने से अच्छा है कि मैं कोशिश करते रहूँ। उसने कहा, जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। उसने कहा, कोई बात नहीं, जान गई तो गई,
मगर अगर ये दीवार टूट जाएंगे तो एटलीस्ट दूसरे प्राणी तो यहाँ से भाग सकेंगे। देखो कितने यहाँ पर बंद है, कोई तो यहाँ से बाहर निकल सकेगा, उनकी जाने तो बच जाएंगे। अगर 2-4 दिन वो लोग और यहाँ पर ही रहे तो पक्का मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता। उसने कहा ठीक है, हाँ ये बात तो है, मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे बाद जोर लगाकर दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हुआ, दोनों ने यानी जोर लगाकर दीवार तोड़ दी है और जो भी जानवर थे सभी बाहर निकले। 2 घंटे तक उन्होंने कोशिश की। उसके बाद तो थोड़ी ऊपर का हाथ एक दीवार टूटी, फिर उसके बाद आधी दीवार टूटी और सभी जानवर ये दीवार टूटे बराबर खड़े हो गए और सब वहाँ से भाग गए। सभी भाग गए मगर वहाँ पर गधे जो थे वो भागे नहीं। तो हीरा ने उनसे पूछा कि तुम क्यों नहीं जा रहे हो? तो गधे ने कहा, अगर फिर से पकड़े गए तो। यही सोचते वो लोग वहाँ पर खड़े रह गए। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 43 पर देखेंगे। क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधे ने कहा, नहीं नहीं, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पे पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या न भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। उसने क्या किया, गधे वहीं पर यानी खड़े के खड़े रहे। रात हो गई, सोचने लगे उन लोग कि हम लोग भागे या नहीं भागे। मगर हीरा ने क्या किया, रस्सी तोड़ने की कोशिश की। जब हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो। ठीक है, मोती ने हीरा की रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, मगर जब रस्सी नहीं टूटी तो हीरा ने कहा, तुम चले जाओ, हम लोग कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, शायद कहीं भेंट हो जाएंगे। तो मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो क्या? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? उसने कहा, तुम मुझे क्या इतने स्वार्थी समझते हो क्या कि मैं विपत्ति में से परेशानी में तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं? हम लोग इतना दिन साथ में रहे, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। हीरा ने कहा, हमें बहुत मार पड़ेंगे और लोग समझ जाएंगे कि तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। उन्होंने कहा, जो होना था वो तो हो गया, कम से कम हमने कुछ जानवरों की जान तो बचाई, वो तो हमें आशीर्वाद देंगे ना। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो गया। आशीर्वाद देंगे या कहते कहते उसने क्या किया, मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर यानी निकाल दिया और फिर अपने मित्र के पास आकर सो गया। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने कैसी खलबली मची, इसकी लिखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। मोती को भी यानी बहुत मारा गया और उसे भी बड़ी रस्सी से, मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला, किसी ने उन्हें खाने के लिए भी नहीं पूछा और न डाला। एक बार पानी दिखा दिया जाता था, एक बार उनको पानी दिया जाता था, बस उतना ही, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठेरियाँ निकल आई थी, मीन्स उनकी हड्डियाँ दिखने लगी थी, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हो गए थे। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए।
तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होगा? यानी उन बैलों को लोग देखते और सोचते कि अरे ऐसे कमज़ोर बैलों को कौन खरीदेगा। सहसा एक दड़ियल आदमी, जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, एक यानी अत्यंत कठोर यानी दिखने वाला आदमी था और उसकी आंखें लाल थी, वो आया और उसने दोनों को मित्रों के कुल्लों में उंगली खोदकर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्गत से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। उसे देखकर दोनों मित्रों को डर लगने लगा। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। दोनों एक दूसरे को देखकर डर गए और उन्होंने नीचे मुंडी डाल दी। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। मोती ने कहा, अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं कि भगवान सब पर दया करते, फिर उनको हम पर दया क्यों नहीं आ रही। मोती ने ऐसा कहा। उसके बाद हम लोग देखें पेज नंबर 44 पर। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सिंह हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। दोनों में ये बातें चल रही थी कि भगवान सबको बचाता था, क्या हमको नहीं बचाएगा। एक बार उस लड़की के यानी रूप में उसने हमारी से यानी सहायता की, अभी क्या हमें नहीं बचाएगा। मगर यहाँ पर कहा जा रहा है कि आदमी पक्का वो छुरी चलाएगा, देख लेना। तो यहाँ पर कहा जा रहा है क्या चिंता है फिर उसकी, एटलीस्ट हमारे पूरा यानी शरीर किसी के काम तो आएगा। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। जब उनकी बोली लगी, वो नीलाम हो गए, तो दोनों मित्र उनके पीछे पीछे दड़ियल के साथ गए। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, मीन्स दोनों का अंग अंग काँप रहा था। बेचारे पाँव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। दोनों मित्र क्या हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, मगर वो चल भी नहीं पा रहे थे, फिर भी वो भीति के मारे चलते थे, क्योंकि अगर चाल थोड़ी भी कम हो गई तो वो क्या करता था, दड़ियल उन्हें डंडे से मारता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चरता नजर आया। वहाँ पर उन्हें गाय बैलों का एक रेवड़ मीन्स एक ग्रुप चरते हुए नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे। सभी जो जानवर उन्हें दिखाई दे रहे थे बहुत खुश दिख रहे थे। चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा बाकुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी है सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बदी के हाथ पड़े कैसे दुखी है। उन जानवर को देखकर यह सोचते थे कि इन लोग कितना यानी स्वार्थी है, इनको थोड़ा भी हमारे बारे में कुछ सोचने को नहीं है कि हम लोग बेचारे उनके भाई बंधु ही हैं, मगर हम किसी के हाथ यानी फंसे हुए हैं, बंदी बने हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। ये सब सोचते ही वो जा रहे थे कि उन्होंने रास्ता देखा और उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये रास्ता हमारे पहचान का है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। फिर उन्हें याद आया कि हाँ, गया उन्हें इसी रास्ते से लेके गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। सब कुछ उन्हें पहचाना पहचाना लगने लगा। गांव, खेत, रास्ते, प्रतिक्षण उनकी चाल तेज़ होने लगी। यानी जैसे जैसे वो चल रहे थे वैसे ही हर एक क्षण में जैसे जैसे उन्हें पहचान में आ रहा था वो अपनी चाल बढ़ा रहे थे। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। हाँ, ये लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम बुर चलाने आया करते थे। यही कुआं है, मोती ने कहा। हमारा घर नज़दीक आ गया। मोती ने कहा कि हाँ, यही कुआं है, यही रास्ता है, यहीं पर हम लोग, हमारा गांव यहीं पर है, हमारा घर नज़दीक है। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। हीरा बोला, मैं भगवान की दया से घर आ गया, अभी तो मैं घर की तरफ भाग रहा हूँ। और उसने कहा, ये क्या, ये जाने देंगे। तो उसने कहा, हाँ, मैं इसे तो मार गिराता हूँ। इतना बोलकर उन लोग आगे भागने लगे। हम लोग पेज नंबर 45 पर देखेंगे। नहीं नहीं, दौड़कर धान पर चलो।
वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कूले ले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। दोनों जो है अपने थान की तरफ दौड़ने लगे, यानी छोटे बच्चों की तरह उछलते कूदते वो अपने घर की तरफ, थान की तरफ जाकर खड़े हो गए। और जो दड़ियल था वो भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। झूरी जो था वो धूप खा रहा था, द्वार में बैठकर, मिस्र दरवाजे पर बैठकर धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। झूरी ने उनको देखा और दोनों को बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दोनों जो मित्र थे उनके आंखों में से क्या हो गया, खुशी के आंसू बहने लगे। और उसमें से एक जन क्या कर रहा था, झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। दड़ियल गया और उसने दोनों की रस्सी पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल है, तुम्हारे बैल कैसे? दड़ियल ने कहा, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। उसने कहा कि मैंने इसे खरीदा है। मैं तो समझा हूँ चुराए ले आए हो। यहाँ पर झूरी ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि तुम चुरा के लाए हो। चुपके से चले जाओ, चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मेरे बैल है, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। ये मेरे बैल है, अगर मैं बेचूंगा तो ही ये बिकेंगे, नहीं तो नहीं बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? मेरे से किसी को क्या हक है मेरे बैलों को नीलाम करे? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। उसने कहा कि मैं जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट कर दूंगा। मेरे बैल है, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। इसका यह सबूत है कि ये मेरे द्वार में खड़े हैं, इसका मतलब यह मेरे बैल है। दड़ियल झल्ला कर बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। दड़ियल ने क्या किया, बैलों को ज़बरदस्ती पकड़ने की कोशिश की। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। मोती ने क्या किया, अपने सींग उसकी तरफ चलाए। दड़ियल पीछे हटा। दड़ियल क्या हो गया, पीछे हट गया। मोती ने पीछा किया। मोती क्या किया, उसका पीछा करने लगा। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका। जब उसने दड़ियल को गांव के बाहर निकाला तभी मोती रुका। उसको गांव के बाहर तक उसने उसका पीछा किया और उसे गांव से बाहर भगा दिया। पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियाँ दे रहा था। दड़ियल क्या कर रहा था, दूर से उसे यानी गालियाँ दे रहा था, धमकी दे रहा था, पत्थर फेंक रहा था। और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। और मोती क्या कर रहा था, उसका रास्ता रोके खड़ा था, उससे वो अंदर नहीं आने दे रहा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। गांव के जो बाकी के लोग थे ये तमाशा यानी ये सब सीन देख रहे थे और हंस रहे थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। दड़ियल ने क्या की, हार मान ली और वो चला गया। और मोती शूर के तरह, मीन्स कोई जीत होगी इस तरह वो वापस अकड़ता हुआ आने लगा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। हीरा ने कहा उसे, मुझे लग रहा था कि कहीं तुम उसे मार न दो गुस्से में आकर। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। उसने कहा, मोती ने कहा, अगर वो मुझे पकड़ता तो मैं पक्का उसे मारता, मैं उसे बिना मारे नहीं जाने देता। आएगा तो दूर से खबर लूँगा। जब वो आएगा तो मैं दूर से ही खबर लूँगा। देखूँ कैसे ले जाता है जो गोली मरवा दे। उसने कहा, मैं देखता हूँ कि वो कैसे हमें लेके जाता है, चाहे वो गोली क्यों ना चला दे। मर जाऊँगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। मैं मर जाऊँगा मगर उसके काम नहीं आऊँगा। हमारी जान कोई जान ही नहीं समझते। हमारी जान को कोई वो जान ही नहीं समझते, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं, इसलिए कि हम कैसे हैं, इतने विनम्र हैं, इतने सीधे हैं, इसलिए वो हमारी जान को जान नहीं समझते। ज़रा देर में नांदों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। क्या हुआ, वहाँ पर उनकी जो नान थी उसमें खाना वाना सब डाल दिया गया। झूरी ने सब कुछ यानी बंदोबस्त किया और दोनों बैल वहाँ पर खाना खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था। झूरी क्या कर रहा था, दोनों को हाथ से सहला रहा था। और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। मीन्स बाकी के जो 20 लड़के थे वो सब लोग तमाशा देख रहे थे, मीन्स ये घटना देख रहे थे। सारे गाँव में उत्साह मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। उसी समय उनकी जो बीवी थी वो आई और उसने वो दोनों बैलों के माथे चूम लिए। उसे भी खुशी हुई। ठीक है बच्चों,
तो बहुत ही अच्छा लेसन दिया गया है। यहाँ पर दोनों बैलों की यानी कथा बताई गई है कि दोनों बैल कितने अच्छे दोस्त थे, वो अपने मालिक के पास यानी कैसे वापस आए, इतना सब उनके साथ हुआ फिर भी वो अपने मालिक के पास वापस आए। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। धन्यवाद।